करने के लिए सबसे पहले हम लोग अवतल दर्पण द्वारा दर्पण सूत्र का निगमन करने के लिए सबसे पहले देखिए ढंग से फिगर जो बना रहे हैं, ठीक है ना। अगर फिगर समझ गए तो इसका निगमन भी समझ जाइएगा, ठीक है ना। फिगर बिल्कुल आसान है और थोड़ा सा इसमें त्रिकोणमिति का कुछ प्रयोग होगा, ठीक है ना। त्रिभुज के कुछ गुणों का प्रयोग होगा, उसके बाद से इसका निगमन किया जाएगा। देखो, सबसे पहले हम एक अवतल दर्पण बना रहे हैं। है ना, देखो जी, हो गया अवतल दर्पण। ये अवतल दर्पण का कहीं वक्रता केंद्र सी हो गया, यह फोकस हो गया और ये ध्रुव पी हो गया, ठीक है ना। अब इस दर्पण से कुछ दूरी पर, सुन रहे हैं, दर्पण से कुछ दूरी पर हम यहाँ एक वस्तु रख लिए हैं। वस्तु का कुछ नाम लिख दे रहे हैं, ए बी, सुन रहे हो जी। चाहे वस्तु का नाम जो है ओ डैश रख ले रहे हैं, सुन रहे हो जी। आए क्या लिखे थे, ए बी लिखे थे, ए बी रहने दे रहे हैं, सुन रहे हो ना। क्या रख लिए हैं, वस्तु है, ठीक है ना। अब इसका प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपतित किरणें खींचनी पड़ेंगी। कितनी आपतित किरणें, दो आपतित किरणें, कम से कम दो आपतित किरणें खींचनी होगी। कहाँ गया वो जो एथिया। इसके अलावा हमारा देखो तो डंटवा दोगे। सबसे पहले एक आपतित किरण जो है वह मुख्य अक्ष के समांतर भेज रहे हैं, समझे ना जी। सबसे पहली आपतित किरण कहाँ से भेजा गया है, मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है ना। अब मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली आपतित किरण जो है, यहाँ देखो जिस बिंदु पे गिर रही है, परावर्तक तल के जिस बिंदु पे गिर रही है उस बिंदु का नाम हो जाएगा आपतन बिंदु। है आपतन बिंदु हो गया। अब आपतन बिंदु पर क्या खींचना पड़ता है, अविलंब। अविलंब कहाँ से खींचा जाता है, वक्रता केंद्र सी से। तो यहां से हम एक अविलंब खींच रहे हैं डॉट डॉट लाइन में, ठीक है ना। अब ये परावर्तित जब होगी तो कहां से गुजरेगी, फोकस से। समझे जी। दूसरी आपतित किरण कहां से भेजी जाएगी, वक्रता केंद्र सी से। तो वक्रता केंद्र सी पर जाने वाली आपतित किरण जो है, आप जानते हैं कि बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, सुन रहे हो ना जी। तो है आपतित किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी, ऐसे जा रही है, और परावर्तित जब होगी तो भी ऊपर चली जाएगी। तो दोनों जो है यहाँ काट रही हैं, दोनों दोनों परावर्तित किरणों का कटान बिंदु है ही है। तो जिस बिंदु पर ये दोनों एक दूसरे को काट रही हैं उस बिंदु पर ही क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है ना। तो यह हो गया हम लोगों का प्रतिबिंब, समझे। प्रतिबिंब का नाम कुछ लिख ले रहे हैं, है ना, ए बी लिखे हुए है ना। तो यहाँ बी डैश और नीचे ए डैश, मतलब ए डैश बी डैश जो है वो प्रतिबिंब हो गया। समझ में आया, चित्र समझे हैं। ये दर्पण का द्वारक मान लेते हैं, क्या लिखा जाता है दर्पण के द्वारक को, एम एम डैश ना, हो गया। अब देखो, आप जानते हैं कि दर्पण संबंधित सभी दूरियां जो हैं, दर्पण संबंधित सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है, दर्पण के ध्रुव P से मापी जाती है, ठीक है ना। तो ध्रुव P से लेकर के वस्तु की दूरी, मतलब भाई यहां से कहां तक, B से P तक की दूरी जो है, B से P तक की दूरी, ठीक है ना। B से P तक की दूरी कौन सी दूरी होगी, वस्तु की दूरी,
ठीक है ना। बी डैश से पी तक की दूरी प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी, तो प्रतिबिंब की दूरी को भी द्वारा दर्शाया जाता है, ठीक है ना। इधर फोकस से लेकर के पी तक की दूरी मतलब एफ से लेकर के कहां तक की दूरी, पी तक की दूरी हाई पी है, सुन रहे हो ना, ये सारा क्या है, पी है। हाई एक बार बी है, एक बार बी डैश है और एक बार एफ है, समझ में आया। और ये कौन सी दूरी हो जाएगी, फोकस दूरी। ये तीन प्रकार की दूरियां इसमें हैं, इन्हीं तीनों दूरियों के बीच में हम लोगों को संबंध पढ़ना है, समझ में आया। चित्र समझे हैं। चित्र में सबसे पहले क्या किए हैं, एक अवतल दर्पण बनाए हैं, ठीक है ना। अवतल दर्पण का है मुख्य अक्ष है, ये सीधी रेखा कौन सी है, ये समझे, इस सीधी रेखा का नाम क्या है, मुख्य अक्ष। अब मुख्य अक्ष पर यहां हम एक वस्तु रख लिए हैं, ये क्या है, वस्तु है, समझे। ए बी क्या है, वस्तु है, सुन रहे हो ना, ए बी क्या है, वस्तु है। अब इस वस्तु का प्रतिबिंब इस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के लिए, इस वस्तु का इस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें कम से कम दो परावर्तित किरणों की आवश्यकता पड़ेगी। दो परावर्तित किरण प्राप्त करने के लिए दो आपतित किरण भी भेजनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आपतित किरण हम भेजे हुए हैं कहां से, अरे मुख्य अक्ष के समांतर। सबसे पहली आपतित किरण किसके समांतर भेजे हैं, मुख्य अक्ष के समांतर। अब मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली आपतित किरण दर्पण के जिस बिंदु पर गिरेगी उस बिंदु का नाम आपतन बिंदु हो जाएगा। तो हाई हो गया आपतन बिंदु, तो आपतन बिंदु पर अभिलंब खींचा जाएगा कहां से, वक्रता केंद्र सी से, सुन रहे हो ना, कहां से, तो वक्रता केंद्र सी से यहाँ एक आप अभिलंब खींच लिए हैं। अब परावर्तन के नियम के अनुसार जितना इधर आपतन कोण आई होगा उतना ही इधर परावर्तन कोण आर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ जो है आपतन कोण आई है और इधर परावर्तन कोण आर है, ठीक है ना, ठीक उतना ही। तो ये परावर्तित हो गई, तो ये परावर्तित किरण हो गई, समझ रहे हो ना। नीचे कौन सी परावर्तित किरण है, कौन सी किरण है, परावर्तित किरण। नियम क्या होता है कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरती है, ठीक है ना। पहला परावर्तन का नियम यही है। अब उस परावर्तन कर रहे हैं, प्रतिबिंब बनाने का पहला नियम यही है। दूसरा नियम है कि वक्रता केंद्र से जाने वाली आपतित किरण बिना विचलित हुए वक्रता केंद्र पर ही वापस लौट जाती है। तो जो वक्रता केंद्र पे जा रही है वह सीधे वक्रता केंद्र पर ही चली जाएगी। अब दोनों परावर्तित किरणें जहां काट रही है उस बिंदु को ही, उस कटान बिंदु को ही क्या कहते हैं हम लोग, प्रतिबिंब कहते हैं, सुन रहे हो ना। भाई कटान बिंदु ही कौन सा बिंदु है, प्रतिबिंब, मतलब यहीं पर प्रतिबिंब बना है। ए डैश बी डैश क्या है, प्रतिबिंब है। भाई ए डैश बी डैश क्या है, प्रतिबिंब है। समझ में आ गया है चित्र। अब इसी चित्र के बारे में यहाँ हम लोग कुछ लिखेंगे। पहले चित्र समझ गए हैं सब लोग, तो पहले चित्र बनाइए तब इसके बारे में लिखते हैं। देखो जी, हमें क्या करना है, अवतल दर्पण द्वारा दर्पण सूत्र का निगमन करना है, ठीक है ना। तो इसके लिए सबसे पहले एक चित्र की आवश्यकता पड़ेगी। तो चित्र बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या किए हैं, एक अवतल दर्पण बनाए हैं जिसका द्वारा कितना क्या है, एम डैश। तो एम डैश द्वारा का एक अवतल दर्पण बनाया गया है। कौन सा दर्पण है भाई, अवतल दर्पण, ठीक है ना। तो अवतल दर्पण के सामने ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, जहां से यह वक्र खींचा गया है, ठीक है ना। तो उसके केंद्र को वक्रता केंद्र सी मान लिए हैं, सुन रहे हो। ये दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव है, ठीक है ना, इसको पी द्वारा दर्शाया जाता है। ये दोनों का सी और पी का मध्य बिंदु जो है वो क्या है, एफ है। अब एक वस्तु रखे हुए हैं यहाँ दर्पण से कुछ दूर, ए बी, सुन रहे हो ना। अब इस ए बी का इस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाना है। इस वस्तु ए बी का इस दर्पण द्वारा क्या बनाना है, प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए कितने प्रकाश किरणों की आवश्यकता पड़ती है, कम से कम दो, सुन रहे हो ना, कम से कम दो, समझ में आया, कम से कम दो प्रकाश किरणों की आवश्यकता पड़ेगी। तो
दो प्रकाश किरणों के लिए सबसे पहली प्रकाश किरण हम मुख्य अक्ष के समांतर खींचते हैं। तो सबसे पहले प्रकाश किरण हम किसके समांतर खींच लिए? मुख्य अक्ष के समांतर ले लिए। अब मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली आपतित किरण जब दर्पण द्वारा परावर्तित होती है तो वो फोकस से गुजरती है, समझ रहे हो ना? मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली आपतित किरण जब दर्पण द्वारा परावर्तित होती है तो कहां से गुजरती है? फोकस से गुजरती है। तो इसको फोकस से गुजार लिए, समझ में आया? और गुजारने से पहले हम क्या खींचे हैं? यहाँ एक अविलंब खींचे हैं, समझ रहे हो ना? क्या खींचे हैं? तो ये आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु पर अविलंब जानते ही वक्रता केंद्र सी से खींचा जाता है, ठीक ना? तो यहाँ वक्रता केंद्र सी से अविलंब खींच लिया गया है। दूसरी आपतित किरण कहां से भेजा गया है? वक्रता केंद्र सी से। तो इसका नियम होता है कि वक्रता केंद्र से जाने वाली आपतित किरण बिना विचलित हुए पुनः वक्रता केंद्र पर ही वापस लौट जाती है, समझे? तो वक्रता केंद्र से जाने वाली आपतित किरण बिना इन्हें उन्हें कहीं भटके वो डायरेक्ट किस पे चली गई है? वक्रता केंद्र पर ही चली गई है। तो दो परावर्तित किरणें जिस बिंदु पर काटती हैं उसी बिंदु को हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं, समझ रहे हो ना? तो दो परावर्तित किरणें यहाँ जो है इस बिंदु पर काट रही हैं, एगो हाई परावर्तित किरण है, एगो हाई परावर्तित किरण है। दोनों परावर्तित किरणों का कटान बिंदु हे दे है, तो यहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। अर्थात इस वस्तु AB का प्रतिबिंब कौन है? A डैश B डैश, ठीक है ना? और प्रतिबिंब कैसा दिखाई दे रहा है? तो वस्तु से छोटा दिखाई दे रहा है, वास्तविक दिखाई दे रहा है और साथ में उल्टा दिखाई दे। देख रहे मुड़िया नीचे है, गुड़वा ऊपर है ना जी? तो ये उल्टा है प्रतिबिंब, वास्तविक है, समझ में आया? अब इसके बारे में अगर लिखना हो हम लोगों को, सुन रहे हो ना? एक चीज और कर लेंगे, देखिए यहाँ से बिंदु N से एक अविलंब खींच लेंगे, इसका नाम कुछ M लिख लेंगे, समझे? छोटा सा एक अविलंब खींच लिए N से इस पर, इसका इस बिंदु का नाम लिख लिए क्या? M, ठीक है ना? अब देखो करना क्या होगा। तो सबसे पहले इस चित्र का विवरण लिखेंगे कि चित्र में क्या क्या किए हैं हम लोग, कौन कौन चीज माने हैं। तो सबसे पहले क्या लिए हैं? MM डैश द्वारक का एक अवतल दर्पण लिए हैं, जिस अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र C, मुख्य फोकस F तथा ध्रुव P है, समझे? तो यहाँ लिखेंगे इसके बारे में कि माना कि MM डैश द्वारक का एक अवतल दर्पण है जिसका वक्रता केंद्र C मुख्य फोकस F तथा ध्रुव P है, ठीक है ना? ये तीन चीज मान लिए। अब उसके बाद दर्पण से, सुन रहे हो ना? दर्पण से U दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। दर्पण से कितनी दूरी पर? U दूरी पर एक वस्तु का नाम क्या है? AB, ठीक है ना? समझे जी? दर्पण के सामने, दर्पण के सामने U दूरी पर एक वस्तु AB रखी गई है जिसका प्रतिबिंब कितने दूरी पर बन रहा है? V दूरी पर बनता है, ठीक है ना? समझे जी? आखिरी बात, अब आगे क्या किया गया है? दर्पण का
दर्पण की फोकस दूरी। आगे लिख लेते हैं माना कि दर्पण की प्रतिबिंबवा का नाम क्या है? प्रतिबिंब ए डैश बी डैश कितनी दूरी पर बना है? भी दूरी पर बनता है। माना कि दर्पण की फोकस दूरी क्या है? स्मॉल एफ है, ठीक है ना। अब इस चित्र में हम लोग देखेंगे, सुन रहे हैं, तो यहाँ दो तरह के कोण बन रहे हैं। देखो एगो यहाँ कोण बन रहा है, तो यहाँ जो कोण बन रहा है वह इस कोण के बराबर होगा। शीर्षाभिमुख कोण के अनुसार x बन रहा है ना यहाँ पर, तो शीर्षाभिमुख कोण के अनुसार ये वाला कोण इस कोण के क्या हो जाएगा? बराबर। ठीक उसी तरह से यहाँ वाला कोण जो होगा वो इस कोण के बराबर होगा। समझ में आया? हा? कोण लिख लें, तो यहाँ अगर हम लोग अल्फा बनाएंगे तो यह भी क्या होगा? अल्फा। अगर इधर बीटा बना दें तो यह भी क्या होगा? ठीक है ना, समझे जी। अर्थात और हर साथ में देखो इसमें भी एगो समकोण है और इसमें भी एगो समकोण है, ठीक है ना। सेम ऐसे ही इसमें भी यहाँ भी समकोण है, तो यहाँ भी क्या है? एगो समकोण है। तो दोनों त्रिभुज है, दोनों त्रिभुजों की तुलना अगर करें तो ये दोनों जो है समकोणिक त्रिभुज है। क्या है ये? समकोणिक त्रिभुज है, मतलब दोनों समकोणिक त्रिभुज है। समझ में आया? तो दोनों समकोणिक त्रिभुज है, तो दोनों में एगो समकोण है, दोनों में एगो का है? समकोण है, तथा एगो कोण दोनों में बराबर है। तो समकोण त्रिभुज के नियम के अनुसार ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप है, मतलब समकोणिक समकोण त्रिभुज है। समझ में आया? समकोणिक समरूप त्रिभुज है। क्या है? समकोणिक समरूप त्रिभुज। समझे ना जी। तो देखो चाहो तो उसका प्रयोग कर लो या फिर tan थीटा का भी प्रयोग कर सकते हैं। है दोनों त्रिभुजों की तुलना कर रहे हैं, समकोणिक समकोण त्रिभुज का समरूप त्रिभुज का नियम अगर लगाए थोड़ा छोटा होगा, त्रिकोणमिति का प्रयोग करें तो थोड़ा बड़ा हो सकता है, ठीक है ना। तो चलिए दोनों त्रिभुजों की तुलना कर रहे हैं। देखिए कौन कौन सा त्रिभुज लिखेंगे? त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में। सुन रहे हैं जी? ए डैश बी डैश सी में भाई दोनों अल्फा अल्फा हो गया है ना, मतलब भाई दोनों कोणों का नाम है क्या क्या है बताओ? कोण। इधर बी जो है वो समकोण है और है में कौन है? कोण बी डैश ना जी। ये दोनों क्या है? 90 डिग्री है, मतलब समकोण है। क्या है ये? समकोण है। तथा अब है ना देखो कोण बी सी ए, कोण बी सी ए बराबर है किसके? बी डैश सी ए डैश के, बी डैश सी ए डैश के। समझे? है ना देखो बी डैश सी ए डैश है ना, तो हाई कोणवा कहाँ है? आपस में बराबर है ना। तो इस कोण का नाम लिखे हैं तो बी सी ए लिखे हैं, इस कोण का नाम लिखे हैं तो बी डैश सी ए डैश लिखे हैं। ये दोनों बराबर हैं। क्यों बराबर हैं? शीर्षाभिमुख कोण युग्म के अनुसार। सुन रहे हो ना? या लिख देते हैं कोष्टक में शीर्षाभिमुख कोण युग्म से। समझे? तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समकोणिक समरूप त्रिभुज, ठीक है ना। अतः त्रिभुज ए बी सी, सुन रहे हो ना, समरूप का निशान क्या होता है? ये ना होता है संकेत है, दोनों समरूप हो जाएंगे। किसके? सिमिलर, सिमिलर मतलब समरूप। सुन रहे हो ना जी? अंग्रेजी में सिमिलर टू कहते हैं, हिंदी में
समरूप कहते हैं। त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, ये दोनों समरूप हो गए। अब जब दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हो जाते हैं तो उनकी संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं। समझ रहे हो ना? दो त्रिभुज जब समरूप होते हैं तो क्या होता है, उनकी संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ लिखेंगे, चूंकि नियम लिख देते हैं तब वहां प्रयोग करेंगे। चूंकि दो समरूप, ठीक है ना, हाँ समरूप का निशान है, दो समरूप त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं। सर्वांग सम होता ना तो हैंगे गौरी लकीर रखता का हई हैंगा दूगो वो के सिमिलर टू कह सकते हो, सिमिलर ऐ समझे जी। ये दो समरूप त्रिभुज है तो उनकी संगत भुजाओं के अनुपात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब देखो संगत भुजा मतलब समझ रहे हो, यहाँ एक बात लिखे हैं संगत भुजा। संगत भुजा मतलब क्या होगा, अगर पहले त्रिभुज का अगर लंब प्रयोग करें तो दूसरे त्रिभुज का भी लंब, दूसरे त्रिभुज पहले त्रिभुज का आधार ले तो दूसरे त्रिभुज का भी आधार लिया जाएगा। तो इसमें मतलब अर्थात यह नियम अब इसमें अगर लगाइएगा तो देखिए ने ए बी बट्टा इसका त्रिभुज एबीसी का ये लंब हो गया ए बी, तो इसका लंब क्या हुआ, ए डैश बी डैश का लंब क्या होगा, ए डैश बी डैश ना, बोलो जी, ए डैश बी डैश इसमें लंब है, ठीक है ना, बराबर। अब इसका आधार प्रयोग करिएगा अगर तो बी सी बट्टा नीचे क्या होगा बी डैश सी, दोनों का आधार। यह मान लीजिए पहला समीकरण, समझ में आया। सेम इसी प्रकार इन दोनों में भी होगा, सुन रहे हैं, ठीक इसी प्रकार से ठीक इसी प्रकार से इसमें भी होगा, नीचे वाले में भी समझ रहे हो ना, है दूसरा में भी, ठीक है ना। तो इसी प्रकार लिख रहे हैं, इसी नियम का प्रयोग है में भी कर रहे हैं, ये दोबारा फिर सही इतना करके दिखाएं, करने की जरूरत नहीं ना, इसी प्रकार लिख देते हैं, लिख देते हैं इसी प्रकार। अब है में जब प्रयोग करिएगा तो देखिए इसमें का लंब कौन सा है, एन और एम है, तो एन एम, इसमें का लंब कौन है ए डैश बी डैश, बराबर हेमे का आधार कौन है एफ एम, तो इसमें का आधार कौन है बी बी डैश एफ, समझे जी, है बी डैश एफ इसमें का आधार है, हेमे का आधार है दे है, ठीक है ना। अब एक चीज ध्यान देना, ये वाली जो भुजा है कहाँ चल दी है जी तुम लोग, हाई देखो इधर इस त्रिभुज में एन एम जो है एन एम देख रहे हो एन एम, वह एन एम बराबर किसके दिखाई दे रहा है कि नहीं है, एन एम जो है वो किसके बराबर है ए बी के, है ना, एन एम जो है वो किसके बराबर है ए बी के, ठीक है ना। तो लिखेंगे आगे, चूंकि यही लिख लेते हैं, चूंकि एन एम बराबर है किसके ए बी के, सुन रहे हो ना जी, एन एम बराबर है किसके ए बी के, तो इसमें लिखा जा सकता है कि नहीं, है लिखा जा सकता है ना जी। तो हे में क्या करेंगे एन एम को ए डैश बी डैश ना होगा, यहाँ एक में लगाए थे, हे में क्या होगा एन एम को हटा करके क्या लिख लेंगे ए बी बट्टा ए डैश बी डैश बराबर एफ एम बट्टा बी डैश एफ, ये समीकरण नंबर 2 बना दिए, ठीक है ना।
दोनों समीकरण समझ में आया है? एगो हेदे समीकरण बना है और एगो हेदे समीकरण बना है। अब आगे इन दोनों समीकरणों की तुलना करनी है। क्यों? देखिए यहाँ भी ए बी बटा ए डैश बी डैश लिखा गया है, यहाँ भी ए बी बटा ए डैश बी डैश लिखा गया है, ठीक है ना। तो ये दोनों अनुपात आपस में उधर का हो जाएंगे बराबर, ठीक है ना। तो अभी किया जाएगा, पहले इतना नोट करिए। चलो देखो जी आगे, अभी दोनों समीकरणों की तुलना की जाएगी, ठीक है ना। तो आगे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से देखिए इधर समीकरण 1 व 2 से क्या होगा, ए बी बटा ए डैश बी डैश इधर भी है, ए बी बटा ए डैश बी डैश इधर भी है, तो बी सी बटा बी डैश बराबर हो जाएगा किसके, एफ एम बटा बी डैश एफ के, ठीक है ना। बी सी बटा बी डैश सी बराबर हो जाएगा किसके, एफ एम बटा बी डैश एफ के, ठीक है ना। अब इधर देखना, बीड एफ एम कहां से कहां तक की दूरी है, एफ से लेकर के एम तक की दूरी की। लेकिन जब दर्पण का द्वारक छोटा होगा, सुन रहे हो ना, जैसे हम लोग उधर पढ़ रहे थे कि छोटे द्वारक के गोलीय दर्पणों के लिए हाई बिंदु एन को कहा मान रहे थे, पी के निकट मान रहे थे ना। तो यहाँ भी अगर छोटे द्वारक के गोलीय दर्पण का अगर प्रयोग करेंगे, क्योंकि हाई पढ़ने के लिए इतना बड़ा हम लोग फिगर बनाए हुए हैं, लेकिन ये होता क्या है, बहुत छोटा होता है दर्पण, क्या होता है, बहुत छोटा होता है, समझ रहे हो। तो यहाँ लिखेंगे छोटे द्वारक के गोलीय दर्पणों के लिए, छोटे द्वारक के गोलीय दर्पणों के लिए, ठीक है ना, बिंदु कौन, एन कहाँ होगा, बिंदु पी के निकट होगा। तो जब बिंदु पी एन को हैया लिया जाएगा, तो उस पर जब अविलंब खींचा जाएगा हाई एम, तो किसके बराबर हो जाएगा, एम और पी दोनों बराबर ना हो जाएंगे एक दूसरे के। तो बिंदु एम जो होगा वह लगभग पी के बराबर हो जाएगा, समझे। मतलब एफ से एम तक की दूरी जो होगी वह एफ से पी तक की दूरी के बराबर हो जाएगी, समझे। अब इसका उपयोग इसमें हो जाएगा, लिखेंगे अतः बी सी बटा बी डैश सी बराबर एफ एम की जगह क्या लिख लेंगे, एफ पी बट्टा बी डैश एफ। अब ऐसा मिटा दें। अब देखो, अब हमें दूरी खोजो कहाँ कहाँ है। देखो बी सी लिखा गया है ना यहाँ पर, तो इसमें देखो बी से लेकर के सी तक की दूरी कुछ होती है क्या, बी से सी तक की कुछ दूरी होती है, कुछ नहीं होती है। देखो बी से पी तक की दूरी यू होती है, बी डैश से पी तक की दूरी भी होती है, और एफ से पी तक की दूरी जो होती है वो एफ होती है। ये तीन गो, ये ना तीन गो दूरी है इनमें, बाकी में तो कोनो कोनो दूरी नहीं है। तो बी से सी तक की दूरी को हमें बदलना पड़ेगा इन तीनों दूरियों के रूप में, समझ में आया क्या बोले हैं। बी से सी तक की दूरी को हमें इन तीनों दूरियों के रूप में बदलना पड़ेगा। चाहे एक वो दूरी और हो सकती है, कौन, वक्रता त्रिज्या सी से लेकर के पी तक की दूरी है, बात समझ में। तो यहां से देखो बी से लेकर के पी तक की दूरी हम मान लें, बी से पी तक केवल यहां से यहां तक की दूरी को ही बदलना है, ध्यान देना। देख लो ना बी से सी तक की ही दूरी ना लिखी गई है, तो बी से सी तक की दूरी को क्या लिखेंगे हम लोग, बी से पी तक की दूरी माइनस सी से पी तक की दूरी। बुझाया क्या बोले हैं, पूरा बी से पी तक की दूरी ले लो और में से घटा दो कितना, सी से पी तक की दूरी, इतना नहीं बच जाएगा है?
है बीसी की जगह पर क्या लिखा जाएगा बोलिए? बीपी माइनस सीपी, ठीक है ना। बीसी पूरा दूरी हो गई, वस्तु की दूरी, और सीपी जो हो गई वक्रता त्रिज्या हो गई, ठीक है ना। बट्टा बी डैश सी, खोजिए है ने बी डैश सी, यो कोनो दूरी नहीं है तो इसको भी बदलना पड़ेगा। कहां से कहां तक की दूरी में? सीपी माइनस, देखिए सी से पी तक की दूरी ले लीजिए और इनमें से इतना घटा लीजिए, कितना? बी डैश पी। क्यों? बी डैश पी एगो दूरी होती है, देखिए समझ रहे हैं बराबर। अब है ना, देखिए एफ से पी तक की दूरी फोकस दूरी होती है, एफ से पी तक की दूरी होती है ना, ये जगह है वहां ठीक लग रहा है। बी डैश एफ खोजिए, बी डैश एफ, बी डैश एफ, बी डैश एफ, यो कोनो दूरी नहीं है, इसको भी अभी बदलना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? बी डैश पी पूरा ले लिए और इनमें से घटा दिए कितना? एफ पी। समझ में आया? अब चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करेंगे। किसका? चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करके इन सभी दूरियों को लिखेंगे, ठीक है ना। तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार ध्यान दीजिएगा, चिन्ह परिपाटी के अनुसार देखो, तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार देखो, सब ध्रुव के हनीय है, देख रहे हो ना, सब कुछ ध्रुव के किधर है? इधर बाईं ओर ही है ना। सभी दूरियां क्या हो जाएंगी? माइनस में ना जी, सभी दूरियां क्या हो जाएंगी? माइनस में, ठीक है ना। तो बी से पी तक की दूरी कौन सी दूरी होती है बताओ तो? बी से पी तक की दूरी देख रहे हो, यू लिखा गया है, तो यू माइनस में हो जाएगा, तो माइनस यू माइनस सी से पी तक की दूरी कौन सी दूरी होती है? सी से पी तक की दूरी वक्रता त्रिज्या होती है, तो वक्रता त्रिज्या को हम लोग आर लिखते हैं, या भी माइनस में। आर बराबर क्या होता है? 2f। आर बराबर क्या होता है? 2f। तो आर न लिख के यहाँ 2f लिख दे तो कोनो दिक्कत होगा ना जी, सिद्ध करा चुके हैं इसको। और बट्टा सी से पी तक की दूरी क्या होती है? माइनस में 2f, अभी यदि लिखा गया था, समझे ना जी। ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग फॉर्मूले के निकट पहुंच रहे हैं। बी डैश पी की दूरी क्या होती है? बी डैश पी यदि देखिए, तो माइनस में भी होगा ना, ये भी बराबर। एफ से पी तक की दूरी क्या होती है? फोकस दूरी स्मॉल एफ होती है, यो माइनस में होगी। बी डैश पी की दूरी भी होगी, तो माइनस में भी होगी, हाई माइनस में। सब दूरियों को हमने रख दिया चिन्ह के साथ ना जी। अब इसी को हल कर लेंगे तो शायद हमें वो फॉर्मूला मिल जाएगा, शायद मिल जाएगा। हल करके देखते हैं क्या होता है, तो करिए। देखिए अब इसको हल किया जाए, आने दो। है देखो, माइनस में u है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2f, नीचे माइनस में 2f है, माइनस माइनस प्लस में भी हो जाएगा बराबर है। जब माइनस में f है, ठीक है ना, माइनस में भी है, और माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा f, ठीक है ना। इतना हो गया, बोलो जी। अब है 2f को पहले लिख ले, प्लस में है तो माइनस में u लिख रहे हैं, कोनो दिक्कत तो नहीं ना है। माइनस में था तो बाद में कर दिए, प्लस में था तो पहले कर लिए। हाई भी पहले है तो हाई माइनस में 2f हो जाएगा बराबर। हाई माइनस में f ठीक लग रहा है, हाई प्लस में f माइनस में भी कर लेते। अब इसका इन्हें गुणा, इसका है गुणा होगा, तो देखो 2f माइनस यू इंटू में f माइनस भी बराबर माइनस में f इंटू भी माइनस 2f, ठीक है ना जी। गुणा कर लिया जाए, अब 2f में f का गुणा होगा तो 2f स्क्वायर हो जाएगा, 2f में f का गुणा होगा तो 2f स्क्वायर, f से भी का गुणा होगा तो 2f भी हो गया, इसका इधर गुणा होगा तो माइनस में uf हो जाएगा, और है माइनस माइनस प्लस u इंटू भी हो जाएगा,
अब हे में गुणा करिएगा तो माइनस में एफ भी हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस में 2f², 2f² इधर भी है, 2f² इधर भी है, कट गया ना जी। अब भाई देखो एकरा के एने लेके आओ, चाहे तीनों माइनस है, दोनों माइनस में है ना, उन्हें भेज दो। हेने क्या दिखाई दे रहा है, यू भी दिखाई दे रहा है। अच्छा यू भी एने प्लस में है, हाई सगरी होने लेके जाया जाएगा तो क्या बनेगा देखिए, तो हाई प्लस में हो जाएगा ना, टू टू एफ भी प्लस में हो जाएगा ना, तो 2f भी माइनस में एफ भी, हाई प्लस में कौन हो जाएगा, यूएफ हो जाएगा। तो 2f भी में से एक एफ भी घट जाएगा तो एक एफ भी बचेगा और प्लस में यूएफ बचेगा, है से यू इंटू भी है समझ में आया। दोनों पक्षों में से है तो दोनों में एफ एफ कॉमन है कि नहीं है, हैया से क्या बचा, यू भी प्लस यू बचा ना, है से यू इंटू भी बचा। एफ को है भेज दीजिए, हाई हो भेज दीजिए, बुझाया क्या बोले हैं। एफ है आएगा तो 1/f हो जाएगा, हाई होने जाएगा तो u प्लस भी बट्टा है, नहीं कौन है u है ना, तो v प्लस u बट्टा u इंटू भी। अब एक बार एकरा बट्टा में एक बार एकरा बट्टा में बचेगा तो v बट्टा u इंटू भी प्लस u बट्टा u इंटू भी से भी कट जाएगा, u से u कट जाएगा, 1/f। तो 1/f बराबर क्या बचेगा, 1/u प्लस 1/v। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, 1/v प्लस 1/u, इसी को दर्पण सूत्र कहा जाता है ना जी। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, यही है हम लोगों का दर्पण सूत्र, ठीक है ना। यही दर्पण सूत्र है, प्रूफ हो गया, समझ में आया है। ये है ओरिजिनल फिजिक्स, मजा आता है पढ़ने में, ठीक है ना।